डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री पेपर में फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक जो है उसका नेक्स्ट पार्ट प्रकाश रसायन के नियम, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसमें दो फंडामेंटल लॉज हैं। नंबर 1 नियम फर्स्ट, ग्रॉस ड्रॉपर का नियम या ग्रॉस ड्रॉपर लॉ। प्रकाश रसायन का यह मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम 1818 में ग्रॉस एंड ड्रॉपर ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणात्मक व मात्रात्मक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब प्रकाश विकिरण पदार्थ पर गिरता है तब आपतित विकिरण का वह भाग जो अवशोषित करता है रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित या पारगत ट्रांसमिटेड भाग। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या कोई परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों या निकाय द्वारा अवशोषण होता है। निकाय मतलब सिस्टम। क्या होता है, जब हम लाइट रेडिएशंस किसी रिएक्शन मिक्सचर का जो चेंबर है या कोई शेल है उस पर डालते हैं तो क्या होता है, वो लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, परावर्तित हो सकती है, या फिर वो उस चेंबर के अंदर से या उस सेल के अंदर से बाहर निकल सकती है बिना अवशोषित हुए, जिसको हम ट्रांसमिटेड या पारगत लाइट बोलेंगे। और जो इंसिडेंट लाइट है उसका कुछ भाग ऐसा होता है जो रिएक्शन मिश्रण एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जो अवशोषित भाग होता है वो ही केवल केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज, कोई भी परिवर्तन उस रिएक्शन सेल में जो पदार्थ या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या कोई भी मैटर अपन ने लिया है उसमें परिवर्तन कर सकता है। कौन सा भाग? प्रकाश का केवल अवशोषित भाग ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। यही ग्रॉस ड्रॉपर का नियम है। इसका अर्थ ये हुआ, जो बातें अपन ने पढ़ी, इसका मतलब ये है कि कोई निकाय या सिस्टम या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो प्रकाश का अवशोषित पार्ट होता है वही परिवर्तन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट अवशोषित होता है वो उस मटेरियल को, उस पदार्थ को कोई ना कोई ऊर्जा देता है। तो अवशोषित फोटोन जो होता है उससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से सदैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो। ये जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन ही हो। यदि एनर्जी कम होगी तो केमिकल चेंज नहीं होगा। कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित भी नहीं होती है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन विकिरण के एक भाग का अवशोषण तो करता है बट रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अवस्था में अवशोषित विकिरण ऊर्जा या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, अब आप कहोगे कि सर ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो वो गई कहाँ फिर? तो उस कंडीशन में जब यदि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है या एब्जॉर्ब फोटोन्स होते हैं, अवशोषित फोटोन होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्शन मिश्रण में उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं, या उनकी जो रैंडम मोशन होती है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे उसमें ऊर्जा या विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरण के रूप में मुक्त होती है और वो फिर हीट एनर्जी के रूप में या अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस के रूप में भरी होती है। कई प्रयोगों में ये प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस या स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेसेंस के रूप में मुक्त होती है। प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, इसके डिटेल्ड अपन इसमें बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब किसी मॉलिक्यूल पर या किसी भी पदार्थ के परमाणुओं और अणुओं पर प्रकाश की विकिरणें गिरती हैं तो अणु, परमाणु ऊर्जा अवशोषित करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से यदि वो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में जाते हैं और वहाँ से वापस ग्राउंड स्टेट में तुरंत आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन प्रतिदीप्ति कहते हैं।
और यदि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में जाने के बाद यदि उसमें इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो ट्रिपलेट स्टेट में चले जाते हैं और ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस प्रोसेस को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। इनके बारे में डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि इस नियम में फिर ग्रॉस डॉपर नियम है क्या, इसमें क्या बताया? इसमें केवल इतनी बात बताई कि जो अवशोषित प्रकाश होता है वो ही रिएक्शन मिश्रण में या पदार्थ में कोई परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन ला सकता है, कितना परिवर्तन आएगा ये बात नहीं बताई। इट मीन्स इसने इस नियम की जो लिमिटेशंस है या कमी है, वो एक मेन कमी जो है वो ये है कि ये नियम गुणात्मक नियम है, दैट इज क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा, तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी और अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध ये नियम नहीं बताता है। अब हम बात करते हैं जो बेसिक लॉज हैं उनमें सेकेंड नियम की, नियम 2, स्टोर्क आइंस्टाइन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। स्टोर्क आइंस्टाइन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस नाम से पता चल रहा है प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। सन 1912 में स्टोर्क तथा आइंस्टाइन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मात्रात्मक अध्ययन किया, क्वांटिटेटिव। अभी हमने बताया था कि ग्रॉस ड्रॉपर लॉ जो है उसमें क्या होता है, उसमें केवल ये बताया गया कि अवशोषित प्रकाश है वो परिवर्तन ला सकता है, कितना परिवर्तन ला सकता है, क्या कर सकता है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए स्टोर्क एंड आइंस्टाइन ने लॉ दिया था। प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया जाता है। इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टोर्क आइंस्टाइन नियम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो लाइट रेडिएशंस होती हैं वो कार्पस्कुलर बिहेवियर भी शो करती हैं, कणी की प्रकृति भी दर्शाती हैं, और जो एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्क्रीट लेवल्स के रूप में होता है। तो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स और कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम ऊर्जा के जो विविध पैकेट्स होते हैं, बंडल होते हैं, उनको हम फोटोन या क्वांटम कहते हैं। एक ही बात है। लाइट की जब बात आती है तो केवल उनका नाम अपन फोटोन रख देते हैं और मैटर पे अप्लाई करते हैं तो केवल क्वांटम बोल देते हैं। के आधार पर दिया गया इसी प्रकार रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टोर्क आइंस्टाइन का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु लिख गया है इसमें, अणु जो प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर सक्रियत होता है। अर्थात एक अणु एक क्वांटम, वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन क्वांटम। क्या बताया स्टोर्क आइंस्टाइन ने? इन्होंने ये बताया कि एक अणु को सक्रिय करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए या एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए या अभिक्रिया करने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक क्वांटम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसका नाम प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम है। एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ है एच न्यू के बराबर ऊर्जा। ये वी जो है ये न्यू है, आवृत्ति एच न्यू के बराबर ऊर्जा, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक तथा न्यू जो होती है वो क्या होता है, अवशोषित विकिरण की आवृत्ति। अतः पदार्थ के द्वारा प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ n एवोगैड्रो नंबर होता है, n एवोगैड्रो नंबर, h प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी और E एनर्जी। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा E आइंस्टीन कहलाती है। यदि n इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, फिक्स वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट, इसकी भी फिक्स वैल्यू होगी 6.625 इंटू 10 टू द पावर 27 अर्क सेकेंड। में लेते हैं तो 10 टू द पावर -34 होता है। और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, दैट्स यू नो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति। c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। E और लेमडा को छोड़कर बाकी सारे फिक्स वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास सारी जो वैल्यूज हैं उनको अपन पुट कर देंगे और उसके द्वारा E इक्वल टू 2.859 इंटू 10 टू द पावर 5 किलो कैलोरी पर मोल।
और एसआई यूनिट की यदि बात करते हैं तो एनर्जी E इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा जूल पर मोल। प्रकाश ऊर्जा का एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। यहाँ पे एक मोल की बात करते हैं। एक मोल के लेंगे तो E इक्वल टू एच न्यू, और यदि n होंगे तो E इक्वल टू एन एच न्यू। अतः फोटोन और क्वांटम से ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूंकि एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाएगी। जैसे हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल को ऑक्साइड करने के लिए एक फोटोन की जरूरत होती है, वैसे ही एक मोल जो है पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को भी एक आइंस्टाइन कहलाती है। तो पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को एक आइंस्टाइन कहलाते हैं। आइंस्टाइन का मतलब ऐसे नहीं कि आइंस्टाइन आ जाए कि आइंस्टाइन किसे कहते हैं तो आप लिख दो कि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, ये थे, वो थे, नहीं। पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टाइन कहलाती है। व्यंजक ए व बी से स्पष्ट है। ऊपर जो भी अपन ने लिखा है वो व्यंजक हैं, डिराइव किया जो अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं। स्पष्ट है कि ऊर्जा तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा या E समानुपाती 1/लेमडा। अतः इससे स्पष्ट है, मतलब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान कम होगा, और लेमडा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान कम होगा। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रकाश के कम तरंग दैर्ध्य पर ऊर्जा अधिक होगी। उपरोक्त परिभाषा से एक्टिवेटेड शब्द का अर्थ सिर्फ भौतिक रूप से उत्तेजित एक्साइटेड अणु ही नहीं है, न कि रासायनिक रूप से सक्रिय अणु। अब देखिए इक्वेशन के रूप में लिखते हैं E प्लस एच न्यू, ए लिखा है, इस पर स्टार लगा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है और दैट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट बी। वह एक अणु एक फोटोन का अवशोषण कर सक्रियत होता है और प्रत्येक सक्रियत अणु की क्रिया कर उत्पाद दे, ये भी जरूरी नहीं है। एक्टिवेटेड हो गया, एक्टिवेटेड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, ये तो जरूरी नहीं है। तो प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम को क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात यह आती है कि यदि एक क्वांटम या एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो फिर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, बट जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं कि एक फोटोन डाला और उससे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए, या 5 फोटोन डाले उससे केवल एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ। तो हम यहाँ पे जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। केवल प्राइमरी प्रोसेस पे ही ये कंसेप्ट लागू की जा सकती है, सेकेंडरी प्रोसेस पे ये कंसेप्ट लागू नहीं की जा सकती है। और बाकी इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।